अपनी बहन को ऐसे देखकर योंगसू बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और उसी के पास रुकने की जिद करने लगता है। जिनूक योंगसू को समझाती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन योंगसू अपनी बहन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि बाद में वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा। वो कहता है कि वो अपनी बहन के पास ही रहेगा क्योंकि जिस तरह से पहले उसके फादर फिर उसकी बहन मॉन्स्टर में बदल गए, उसी तरह से वो सब भी मॉन्स्टर में बदल जाएंगे और उसे छोड़कर चले जाएंगे। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो वही पैसेंजर होसांग उसे जबरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है। जिनोक दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती थी, इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी। आखिर में वो सभी पैदल चलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो में, जहाँ ये किंग अपने हस्बैंड को देखने के लिए आ गई थी और ये वही इंसान था जिसके पास संगवूक आया था। और उसे इस हालत में देखकर ये किंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अभी ये सब कुछ देखकर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसी समय उसके पेट में तेज दर्द हो जाता है। संगवूक भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वहीं खड़े होकर ये किंग को देख रहा था जब उसके पेट के अंदर एक बच्चा हिल रहा था। दूसरी ओर जब डॉक्टर लिम को होश आता है, वो देखता है कि वो हायर ऑफिसर्स और प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा है, जिसके सामने एक ब्रीफ केस भी रखा है और शायद उसी के अंदर वैक्सीन है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें बड़ी मुश्किल से ब्रीफ केस मिला। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर डॉक्टर ब्रीफ केस खोलता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देखते ही प्राइम मिनिस्टर चिल्लाकर पूछने लगता है कि उसने वैक्सीन कहाँ छिपाई है। डॉक्टर कहता है कि उसने वैक्सीन ऐसी जगह छिपाई है जहां वो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है जहां अपार्टमेंट के सारे सर्वाइवर्स भी शेल्टर तक पहुंच जाते हैं और वो नया पैसेंजर होसांग भी उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर आगे चला जाता है। साथ साथ सोल्जर चेन्यंग भी उन लोगों से अलग हो जाता है। वो औरत कहती है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन सोल्जर कहता है कि उसे पहले जाकर रिपोर्ट करना होगा। जिसके बाद चेकिंग के दौरान सभी लोगों का सामान वहीं पर रखवाया जा रहा था, लेकिन होसांग अपना सामान रखने को तैयार नहीं होता और जैसे ही सोल्जर्स को उसके पास गन नजर आती है, वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर चेनिंग जाकर रिपोर्ट करता है और कहता है कि वो अपनी पलटन से बिछड़ गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहां सार्जेंट इनहोन अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ पहुंच गए थे। तभी एक दूसरा सोल्जर आकर इनहोन को बताता है कि उनके 2 सार्जेंट की मौत हो चुकी है। वो बताता है कि हायर अप्स उन्हें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही सोल्जर बताता है कि हायर अप्स ने उनकी पूरी प्लाटून को ही बर्खास्त कर दिया है और 12 बजे तक रेस्क्यू सेंटर जाने के लिए कहा है। अगले सीन में ही सार्जेंट इनहोन सभी डेड सोल्जर्स के टैग लेकर जनरल को दिखाने पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जनरल कहने लगता है कि अब उन लोगों को इनकी जरूरत नहीं है और चाहे वो जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उनका जीतना नामुमकिन है। जनरल सार्जेंट इनहोन से कहते हैं कि उसके पास अभी भी वक्त है और उसे अपनी पूरी प्लाटून को लेकर वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। सार्जेंट इनहोन कहता है कि क्या वो ये चाहते हैं कि वो पीठ दिखाकर सेफ्टी कैंप में भाग जाएं, पर जनरल उन्हें कहता है कि वो सेफ्टी सेंटर में बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि वहाँ पर खतरा है। वहीं दूसरी ओर हम पहुँचते हैं सेफ्टी सेंटर में, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोगों के हाथ पर चाकू से कट लगा के देखा जा रहा था कि कहीं वो मॉन्स्टर तो नहीं है। अगर कट लगने के बाद कोई भी जल्दी से हील हो जाएगा, इसका मतलब वो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद सारे सर्वाइवर्स अंदर की ओर चले जाते हैं, जहां उनके कटे हुए हाथ पर दवाई और ह्यूमन स्टंप लगाया जाता है। यून्यू बार बार मुड़कर जीसू की तरफ देख रही थी, लेकिन उसे अंदर जाने के लिए कहा जाता है। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका जख्म भर गया था और उसे पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ कई लोग थे और उनके नाक से खून बह रहा था। जीसू को भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन जीसू की बारी आती तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि कैंप में बिना जांच के भी लोग अंदर जा सकते हैं, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। इसी बीच सीन फिर से ब्यूरो में शिफ्ट होता है, जहाँ सार्जेंट किम एक सोल्जर जिनो से पूछते हैं कि क्या वो घर वापस नहीं जा रहा है। जिनो कहता है कि अभी तक सार्जेंट इनहोन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, जिस पर किम कहता है कि उसके सार्जेंट को अपने सोल्जर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनो कहता है कि उन्हें सार्जेंट के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही जिनो कहता है कि भले ही किम दूसरी प्लाटून से है, लेकिन उसने हमेशा उनसे इज्जत से बात की है, इसलिए किम को भी इनहोन से इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन किम कहने लगता है कि वो उसके बारे में जानता ही क्या है। उस आदमी ने अपने परिवार को खुद मारा है और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो आदमी क्या करने के काबिल है। फिर हम देखते हैं सार्जेंट को, जिसके सामने वो जनरल मरा पड़ा था। दूसरी ओर डॉक्टर से पूछा जाता है कि उसने आखिर वैक्सीन को कहाँ छिपाया है और गुस्से में आकर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर के हाथ में गोली मार देता है।
और उससे पूछने लगता है कि उसने वैक्सीन कहाँ छिपाई है। इसी बीच हम देखते हैं कि जब सार्जेंट जनरल से पूछ रहे थे कि क्या उससे कुछ छुपा रहे हैं, उसी समय जनरल अचानक से खुद को गोली मार लेते हैं। अब या तो जनरल बहुत ही ज्यादा डर चुके थे या फिर वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में थे। जिसके बाद सार्जेंट सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को देखने लगते हैं और टैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें फिर से प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर को कहता है कि मॉन्स्टर बनने से पहले ही वो सारे इंसानों को मार देना चाहता है, क्योंकि फिलहाल अर्थ को वैसे भी सफाई की जरूरत है और हो सकता है कि सफाई से ही इस बीमारी का अंत हो जाए। डॉक्टर भी इतना सुनते ही हंसने लगता है और कहता है कि वो तो कब से ये करना चाहता था, क्योंकि बीच बीच में सफाई करना भी जरूरी है। पीएम इसके बाद अपना एक ब्रीफकेस खोलकर अपना फिंगरप्रिंट यूज करके 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर देता है। जिसके बाद बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं, जो सीधे शेल्टर की ओर बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे ये मिसाइल उन सभी शेल्टरों को तबाह करने लगती हैं, जिस वजह से हर जगह भगदड़ मच जाती है। और ये सब देखकर डॉक्टर पागलों की तरह हंसने लगता है। इन धमाकों के बीच यून्यू और जीसू भी गिर जाते हैं और पूरी बिल्डिंग भी धीरे धीरे ढहने लगती है। इस भगदड़ के बीच वो छोटा बच्चा योंगसुक भी जिनोक से बिछड़ गया था। इसी बीच हमें दिखाया जाता है जीसू को, जिसे कुछ देर के लिए सुनना बिल्कुल बंद हो गया था और उसे अपना बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी जैसे उसे होश आता है, वो देखती है कि योंगसुक वहीं पर बैठा है। अब एक तरफ जीसू योंगसू के पास जाती है, वहीं दूसरी ओर इन्यू और जीसू अचानक से कोई चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि फिर से कुछ मिसाइल शेल्टर की ओर ही बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इतने सारे लोगों को मरता देखकर प्राइम मिनिस्टर सोचने लगता है कि शायद अब डॉक्टर उस वैक्सीन के बारे में बता देगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर बताने को तैयार ही नहीं होता और यही कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उस वैक्सीन को नहीं ढूंढ पाएंगे। इस चीज से इरिटेट होकर जैसे ही वो लोग डॉक्टर को मारने वाले थे, तभी वहाँ पर सार्जेंट इनहोन और उसकी पूरी पलटन पहुँच जाती है और वो लोग प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ के ऑफिसर्स को गोली मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन गोली खाने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर फिर से खड़ा हो जाता है और यहाँ पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर वैक्सीन के लिए इतना ज्यादा उतावला इसलिए था क्योंकि वो खुद एक मॉन्स्टर बन गया था। वो प्राइम मिनिस्टर एक सोल्जर को पकड़ लेता है, जिस पर इनहोन उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। वो सोल्जर तो बच जाता है, लेकिन अगले ही पल वो प्राइम मिनिस्टर मॉन्स्टर में बदलकर सीधे इनहोन पर ही हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए सभी सोल्जर्स उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद भी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हटता, तो किम वहाँ आकर फ्लेम थ्रोवर से प्राइम मिनिस्टर को जला देता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर मिसाइल्स को रोकने में भी कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सभी उस ब्यूरो से भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो सभी पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। इसी बीच येकंग को भी फाइनली होश आ गया था और वो किसी तरह से वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है संगोक को, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वहाँ के प्रिजन्स में कैद सभी मॉन्स्टर्स को आजाद करवा रहा था। जिसके बाद संगोक सीधे उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर हिंसू को कैद करके रखा गया था। जहां जाते ही वो उससे पूछने लगता है कि क्या उसे यहाँ पर मजा आ रहा है और क्या वो अभी भी इंसानों को बचाना चाहेगा। संगोक को वहाँ से जाते हुए देखकर अचानक ही हिंसू कांच तोड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। संगोक कहता है कि उसे उस पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था और उसे मार देना चाहिए था। अब लड़ाई के बीच ही संगोक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर हिंसू को घायल कर देता है, पर जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है, हिंसू भी मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। संगू कहता है कि अब उसे मान लेना चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है। इसके बावजूद भी वो हिंसू को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पहले वो उसकी बातों में आ गया था और उसके ऊपर भरोसा कर लिया था, लेकिन अब वो हिंसू की एक नहीं सुनेगा। हिंसू भी संगू को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से संगू किसी चीज से हिंसू के ऊपर हमला कर देता है और कुछ ही देर बाद धीरे धीरे हिंसू के वही पंख पत्थर में बदलने लगते हैं। संगू हिंसू के शरीर को भी काले पत्थर में बदल रहा था और उसे कहता है कि वो उसे यही समझाना चाहता था कि ना तो वो यहाँ पर किसी इंसान को बचा सकता है और ना ही कोई इंसान उसे बचाने आएगा। और कुछ ही देर बाद हिंसू पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है। इसी बीच दिखाया जाता है येक्यांग को, जो कि ब्यूरो से बाहर आ गई थी और पलक झपकते ही वो पूरा ब्यूरो भी तबाह हो जाता है, क्योंकि सार्जेंट ने वहाँ पर पहले ही काफी सारे बॉम्ब्स लगा दिए थे।
ये क्यों वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से अचानक ही उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो वहीं जमी हुई झील के ऊपर ही गिर जाती है। ये क्यों दर्द से बहुत ही ज्यादा करा रही थी और उसी समय अचानक से वो बर्फ भी टूट जाती है और ये क्यों बच्चे सहित ही पानी के अंदर चली जाती है। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद ये क्यों बेहोश हो जाती है, पर यहीं हम देखते हैं कि ये क्यों किसी चीज से अटक कर रुक गई है। सीन शिफ्ट होता है इन्यू पर, जो जैसे होश में आती है वो चारों ओर तबाही का मंजर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि मिसाइल्स की वजह से पूरा शेल्टर तबाह हो चुका था। इसी बीच दिखाया जाता है जीसू को, जहाँ वो बच्चा अभी भी उसी के साथ था। कुछ ही देर बाद जीसू की नजर ऊपर की बिल्डिंग पर पड़ती है, जो कि बस कुछ ही देर में गिरने वाली थी। ये देखते ही वो उस छोटे बच्चे को वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो बच्चा भी जीसू को देखकर रोना शुरू कर देता है और उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो बाकियों की तरह अब जीसू को भी नहीं खोना चाहता था। लेकिन जीसू चाहकर भी उस बच्चे के साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मलबा गिरने की वजह से एक सरिया जीसू के पैर के आर पार हो चुका था। बच्चे को वहीं पर खड़े देखकर जीसू जबरदस्ती उसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है। इसी बीच उनकी आवाज सुनकर यिन्यू भी उनकी ओर जाने लगती है और जैसे ही वो जीसू को मलबे के बीच फंसे देखती है वो रोने लगती है। यिन्यू रोते हुए जीसू को वहां से भागने के लिए कहती है, पर जीसू को मालूम था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती और अगले ही पल वो पूरी बिल्डिंग वहाँ पर नीचे गिर जाती है। इसी बीच दिखाया जाता है ये कैंग को, जिसे होश आता है और वो देखती है कि वो बर्फ के ऊपर पड़ी है। वहीं उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर जाती है, जो कि एक काली काली गंदगी से ढका हुआ था और एक अजीब सी चीज खा रहा था। ये किंग भी समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर बच्चे ने ही उसकी जान बचाई है। इसी बीच दिखाया जाता है सार्जेंट इनहोन और किम को, जो कि तबाही के बाद उसी स्टेडियम के अंदर का मुआयना कर रहे थे, जहां इनहोन कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ पर रुककर यहाँ से चले जाएंगे। पर तभी उन्हें कोई नजर आता है, जहाँ एक लेडी उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उस लेडी के पूछने पर सार्जेंट इनहोन बताते हैं कि सर्वाइवर्स लगभग 400 की संख्या में हैं, जिस पर वो लेडी कहती है कि इतने लोगों को यहाँ पर सर्वाइव कराया जा सकता है। और यहीं हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन अपार्टमेंट के कुछ लोग, डॉक्टर लिम और बहुत सारे सर्वाइवर्स सार्जेंट किम और इनहोन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उसी स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं स्वीट होम सीजन 2 के नेक्स्ट एपिसोड में।